उसके जिस्म पर फटे पुराने चिथड़े थे और चेहरे पर भूख प्यास के साथ भय की लकीरें। वह बेतहाशा भाग रही थी क्योंकि 3 दरिंदे उसका पीछा कर रहे थे। ये तीनों वो थे जिन पर देश की बहू बेटियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी थी, यानी पुलिस बल के होनहार रंगरूट थे ये। किंतु आज उनकी आंखें अपनी हवस में कर्तव्य भूल गई थीं। एक पेड़ तले बैठी अकेली अबला उनके लिए आसान शिकार बन चुकी थी। अचानक लड़की ने एक ठोकर खाई और मुंह के बल जमीन पर गिर पड़ी। उसका सर वहां पड़े पत्थर से टकराया और जमीन उसके खून से लाल होने लगी। उसने सर उठाकर देखा तो नशे में धुत तीनों दरिंदे उसे घेरे हुए वहशियाना हंसी हंस रहे थे। फिर वे उस पर टूट पड़े। देर तक उनका वहशियाना खेल चलता रहा और जब वे अपनी हवस शांत करके दूर हटे तो वहां नजर आ रही थी एक लाश, बेजान, बिना किसी हरकत के। हम लोगों ने उसे मारकर अच्छा नहीं किया। तीनों इस समय एक कमरे में मौजूद थे। उनमें से एक ने ये शब्द कहे थे। इस समय उनमें से कोई नशे में नहीं था। तो क्या उसे छोड़ देते सबको बताने के लिए? हम में से किसी की नौकरी बाकी नहीं रहती। दूसरे ने पहले को फटकारा। सुखराम ठीक कहता है बलवंत, वह लड़की अगर जिंदा रहती तो हमारे लिए खतरा बन सकती थी। तीसरा भी बोल उठा, मैं तो इसीलिए कह रहा था कि उसके साथ मजा बहुत आया था। बलवंत फिर बोला, वैसे वह वहां आई कैसे थी? भिखारी तो कहीं भी पहुंच जाते हैं। ऊपर वाला भी खूब है, भिखारियों में भी इतनी खूबसूरती पैदा कर देता है। तू तो कविता कहने लगा शुक्ला, लेकिन मेरे दिमाग में एक शंका है। बलवंत बोला, कैसी शंका? हम उसकी लाश यूं ही छोड़ आए थे। कहीं ऐसा ना हो कोई सबूत मिल जाए और हम लोग पकड़े जाएं? तू बेकार में चिंता करता है। तफ्तीश के लिए भी हम ही लोग बुलाए जाएंगे। अगर कोई सबूत छूट भी गया तो हम अपने करकमलों से उसे स्वाहा कर देंगे। सुखराम इत्मीनान के साथ बोला, यानी हमारे फंसने का दूर दूर तक कोई चांस नहीं? हाँ, अब बस एक ही खतरा है हमारे लिए। कैसा खतरा? दोनों सुखराम की बात पर चौंक उठे। यही कि वह लड़की पुनर्जन्म किसी नागिन के रूप में ले ले और फिर हमसे एक एक कर बदला ले, पिछले जन्म का, जैसा कि पुरानी फिल्मों में होता था। नागिन का बदला, बलवंत बोला और फिर तीनों कहकहा मारकर हंस पड़े। चलो अब ड्यूटी पर चलने की तैयारी की जाए। शुक्ला उठ खड़ा हुआ। बाकी दोनों भी उसके साथ खड़े हो गए। बलवंत के इस समय पूरे मजे थे। एक राज्य मंत्री के गेट पर उसकी ड्यूटी लगी थी। राज्य मंत्री तो अपने बेडरूम में किसी कालगर्ल के साथ व्यस्त थे, लिहाजा उसके लिए भी ऊँघने का पूरा मौका था और यही उसने किया। राइफल उतारकर साइड में रखी और दीवार से टेक लगाकर पसर गया। अचानक उसे महसूस हुआ उसके पैरों पर कोई लिजलिजी वस्तु रेंग रही है। उसने ऊँघती आंखों के पपोटे धीरे से खोलकर उधर नजर की। दूसरे ही पल उसके रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि वस्तु एक जहरीली नागिन थी। हड़बड़ाकर उसने सीधा होना चाहा, किंतु उससे पहले ही नागिन आना फन काढ़ कर उसकी आंखों से आंखें मिला चुकी थी। फिर उसे संभलने का भी मौका नहीं मिल सका। नागिन ने सीधे उसके माथे पर वार किया था और फिर बिजली की गति से वहां से गायब हो गई। बचाओ! वह चीखा। आसपास मौजूद दूसरे लोग उसके पास दौड़ पड़े। मुझे सांप ने काट लिया है, मुझे डॉक्टर के पास ले चलो फौरन, उसने लोगों से कहा। कहां? किधर है सांप? उसकी बात सुनकर बाकी सब भी घबरा गए। वह एक नागिन थी। कहते हुए वह बेहोश हो गया। लोग उसे लेकर डॉक्टर के पास भागे, लेकिन जहर अपना काम कर चुका था। उसे बचाया नहीं जा सका। बलवंत की जलती चिता के पास उसके दोनों दोस्त उदास और चिंतित खड़े थे। समझ में नहीं आता, नेताजी के बंगले में सांप किधर से आ गया? शुक्ला कह रहा था। कुछ भी हो, लेकिन हमारा एक अच्छा दोस्त हमसे जुदा हो गया। ऊपर वाले की मर्जी, चलो घर चलते हैं। दोनों ने आगे बढ़ने के लिए कदम उठाए, लेकिन फिर ठिठक कर रह गए, क्योंकि सामने एक नागिन फनकाड़े हुए गुस्सैली नजरों से उन्हें घूर रही थी। दोनों हड़बड़ा गए। फिर शुक्ला ने अपना सर्विस रिवॉल्वर निकालकर उस पर फायर करना चाहा, लेकिन उससे पहले ही नागिन बिजली की तरह लहराकर झाड़ियों में गायब हो चुकी थी। यार, कहीं ये वही सांप तो नहीं था जिसने बलवंत को डसा है? सुखराम ने झाड़ियों की तरफ देखते हुए कहा। हो सकता है, लेकिन ये हमारे सामने क्यों आया था? आया नहीं आई थी। वह नर नहीं मादा थी, एक खतरनाक नागिन। सुखराम ने संशोधन किया। कुछ भी हो, लेकिन उसका दूसरी बार दिखाई देना शुभ संकेत नहीं है। दरअसल वह यहां देखने आई थी कि उसके झर का कितना असर हुआ है। अब छोड़ो इन सब बातों को, क्या घर नहीं चलना है? हाँ चलो,
यहां तो अब सुनसान हो रहा है। वो दोनों जल्दी से वहां से चल दिए। नागिन देखने के बाद उनके दिलों में डर भी समा गया था। सुखराम की पत्नी उसकी गलत हरकतों से तंग आकर उससे तलाक ले चुकी थी। बच्चा था नहीं, इसीलिए वह अकेला ही अपनी फ्लैट पर रहता था और जमकर शराबखोरी करता था। इस समय भी उसके हाथ में लाल परी थी और सामने टीवी 0 INN था, जिस पर कोई नर्तकी अपने लटके झटके दिखा रही थी। बैकग्राउंड में कोई भद्दा सा म्यूजिक बज रहा था। उसने 2-3 चुस्कियां ली और उस भद्दे म्यूजिक पर थिरकने लगा। फिर उस म्यूजिक में किसी संपेरे की बीन भी शामिल हो गई। इसी के साथ याद आ गई उसे वह नागिन। क्या बकवास कहानियां होती थीं पुराने समय में। कोई आदमी किसी नाग को मार देता था, फिर नागिन उससे बदला लेती थी। अपनी बात पर वह खुद ही हो करके हंसने लगा। नशा उसके ऊपर हावी हो रहा था। अचानक उसकी हंसी पर ब्रेक लग गया, क्योंकि खिड़की पर वही नागिन नजर आ रही थी, फन उठाकर इधर उधर झूमती हुई। सुखराम ने 2-3 बार सर झटका और घूर घूर कर खिड़की की तरफ देखने लगा। नागिन लगातार झूमे जा रही थी। लगता है मेरे को नशा ज्यादा हो गया है, ये ससुरी हर जगह दिखाई पड़ रही है। लेकिन फिर उसका नशा हिरण हो गया, क्योंकि नागिन अब खिड़की से उतरकर उसी की तरफ आ रही थी। वह उछलकर खड़ा हो गया और शराब की बोतल हाथ में थाम ली, नागिन को मारने के लिए। हालांकि उसका हाथ बुरी तरह कांप रहा था। नागिन ने उसके ऊपर झपट्टा मारा। उसने बोतल से अपना बचाव करना चाहा, लेकिन नागिन उससे ज्यादा फुर्तीली थी। बोतल का वार बचाते हुए उसने उसकी कलाई में दांत गाड़ दिए। सुखराम ने देखा अपना जहर उगलने के बाद वह उसी खिड़की से वापस जा रही थी। खौफ से कांपते हुए उसने जल्दी से मोबाइल उठाया और शुक्ला का नंबर मिला दिया। हेलो। दूसरी तरफ से शुक्ला की नींद भरी आवाज आई। शायद वह सो गया था। शुक्ला, मैं मर रहा हूं। वही नागिन। क्या? शुक्ला के चौंकने की आवाज आई। उसने मुझे काट लिया है। मेरे को लगता है उसमें उसी लड़की की आत्मा समा गई है और हमसे बदला ले रही है। बेकार की बातें मत करो, मैं आ रहा हूं तुम्हारे पास। कोई फायदा नहीं, अब मेरा अंत आ गया है। बेहोश होने से पहले उसने अंतिम वाक्य कहा और फिर उसके हाथ से फोन छूट गया। स्पीकर से अभी भी शुक्ला की हेलो हेलो की आवाज आ रही थी। परेशान हाल शुक्ला इंस्पेक्टर राजीव के चैम्बर में घुस गया। सर, मैं बहुत परेशान हूं, उसने अंदर घुसते ही कहा। इंच राजीव ने किसी फाइल से सर उठाकर उसकी ओर देखा। वह तो तुम्हारे चेहरे ही से मालूम हो रहा है। क्या बात है? सर, एक नागिन हमारे पीछे लग गई है। उसने बलवंत और सुखराम को मार डाला और अब मुझे भी खत्म करना चाहती है। तुम्हारी बातें मेरी समझ में नहीं आई। पहले तुम आराम से बैठो कुर्सी पर, फिर बताओ ये नागिन का क्या किस्सा है। सब इन शुक्ला सामने पड़ी कुर्सी पर बैठ गया। थोड़ी देर अपनी सांसों को दुरुस्त करता रहा, फिर कहने लगा, सर, आपको बलवंत और सुखराम के बारे में पता ही है। इतना मालूम है कि दोनों सांप के डसने से मरे हैं। वह एक नागिन है सर, जो हमारे पीछे पड़ गई है। मेरे दोनों दोस्तों को उसने मार दिया और अब मेरे आगे पीछे फिर रही है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने उसे अपने दरवाजे पर देखा था और फिर भागा हुआ यहां आ गया। तुम तो कहानी किस्सों की बातें कर रहे हो, जिसमें किसी नाग को मार दिया जाता है, बाद में नागिन उसका बदला लेती है। कहीं तुम लोगों ने तो नहीं किसी नाग को मार दिया है? ऐसा तो कभी नहीं हुआ सर, हम लोगों ने तो कभी चींटी भी नहीं मारी। अरे बाप रे! अचानक शुक्ला चीख उठा। राजीव ने उसकी नजरों की दिशा में देखा तो वहां एक नागिन मौजूद थी, अपनी पतली जीभ लपलपाती हुई। इंस्पेक्टर राजीव ने रिवॉल्वर निकालकर उस पर फायर करना चाहा, लेकिन बिजली की गति से नागिन वहां से गायब हो चुकी थी। इंस्पेक्टर राजीव ने घूमकर देखा, शुक्ला सूखे पत्ते की तरह कांप रहा था। सर, वह नागिन मुझे नहीं छोड़ेगी, रो देने के स्वर में कहा शुक्ला ने। घबराओ मत, तुम्हें कुछ नहीं होगा। इंस्पेक्टर राजीव ने उसे दिलासा दिया। नहीं सर, अब मुझे यकीन हो गया है कि नागिन उसी लड़की की आत्मा है। कौन लड़की? चैंक कर पूछा इंस्पेक्टर राजीव ने। अरे वही, जिसके साथ हम तीनों ने जबरदस्ती की थी और फिर उसे मार डाला था, झोंक में बोल गया शुक्ला। फिर उसे अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन अब तक तीर कमान से निकल चुका था। इंस्पेक्टर राजीव ने उसका गरेबान पकड़ लिया। क्या बक रहे हो? किस लड़की को मार डाला तुम लोगों ने? शुक्ला को पूरी कहानी सुनानी ही पड़ी। इंस्पेक्टर राजीव का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। उसने शुक्ला को एक झटका दिया। ऐसे लोगों ने ही पूरे पुलिस डिपार्टमेंट को बदनाम कर रखा है।
तुम लोगों को जिंदा रहने का कोई हक नहीं। वह नागिन जानवर होकर भी तुम लोगों से लाख दर्जे अच्छी है। मैं अपनी गलती मानता हूं सर, नशे में बहक गया था, लेकिन प्लीज मुझे उस नागिन से बचा लीजिए, शुक्ला गिड़गिड़ाया। इंस्पेक्टर राजीव का क्रोध थोड़ा कम हुआ। ठीक है, मैं देखता हूं, लेकिन तुम्हें अपने आप को कानून के हवाले करना पड़ेगा। मैं जिंदगी भर जेल में सड़ने के लिए तैयार हूं। इंस्पेक्टर राजीव कुछ सोचने लगा था। अब शुक्ला को इत्मीनान था, क्योंकि इंस्पेक्टर राजीव ने उसकी हिफाजत का भरोसा दिलाया था और तुरंत एक्शन लेते हुए उसके आसपास कुछ सिपाही तैनात कर दिए थे। फिलहाल उसे हिरासत में लेकर उसके खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई थी। समाचार पत्रों ने इस खबर को खूब उछाला। सभी में लड़की के मर्डर और फिर नागिन के बदले की खबरें मोटी सुर्खियों में मौजूद थीं। अखबार वालों से बचने के लिए शुक्ला को अलग कमरे में बंद कर दिया गया था। बाहर 2 सिपाही तैनात थे। अचानक दरवाजे के भीतर शुक्ला के चीखने की आवाज आई। सिपाहियों ने जल्दी से दरवाजा खोला और उनकी आंखें फटी रह गईं। शुक्ला जमीन पर पड़ा हुआ था और उसके जिस्म से नागिन लिपटी हुई फुफकारें मार रही थी। शुक्ला की चीख सुनकर इंस्पेक्टर राजीव भी वहां पहुंच गया। उसने रिवॉल्वर से नागिन को निशाना बनाना चाहा, लेकिन नागिन इस तरह शुक्ला से लिपटी हुई थी कि उसकी गोली सीधे शुक्ला को ही लगती। गुस्से के साथ नागिन ने झपट्टा मारा। दूसरे ही पल उसके दांत शुक्ला के माथे में धंस चुके थे। शुक्ला की चीखें और तेज हो गई थीं। अब नागिन उसे छोड़कर धीरे धीरे अलग हट रही थी। इंस्पेक्टर राजीव को अब उसे निशाना बनाने का मौका मिल गया। ठहरो इंस्पेक्टर। किसी ने इंस्पेक्टर राजीव के कंधे पर हाथ रख दिया। उसने घूम कर देखा। अधेड़ आयु का एक व्यक्ति पीछे खड़ा था। उसके हाथ में होली की पिचकारी जैसा कोई यंत्र था। फिर उस पिचकारी से कोई तरल निकलकर सीधे नागिन के ऊपर पड़ा और वह वहीं शांत हो गई। घबराओ मत, मैंने इसे बेहोश कर दिया है और अब मैं इसे ले जा रहा हूं। आप कौन हैं? इंस्पेक्टर राजीव ने पूछा। दूसरी तरफ सिपाही शुक्ला को उठाकर अस्पताल ले जाने की तैयारी कर रहे थे। अब बेहोश हो चुका था। मैं हूं डॉक्टर इसहाक, एक जीव विज्ञानी। मैं देखूंगा कि यह नागिन क्यों लोगों की हत्या पर उतारू है। किस तरह देखेंगे आप? अपनी मशीनों के द्वारा। अगर तुम्हें भी जानकारी चाहिए तो आज शाम को मिलो मुझसे, मेरी लेबोरेटरी में। वह बेहोश नागिन को एक थैले में डालने लगा। जब राजीव डॉक्टर इसहाक की लैब में दाखिल हुआ तो उसने नागिन को एक शीशे के जार में बंद पाया। उस जार से कई महीन तार निकलकर एक मशीन में गए हुए थे। आओ इंस्पेक्टर, मैंने इस नागिन का राज पा लिया है। अच्छा, कैसे? हैरत से पूछा राजीव ने। वर्षों पहले महान वैज्ञानिक सर जेर्सी बोस ने कहा था कि हर जीवित प्राणी में संवेदनाएं होती हैं। मैंने आज से 10 वर्ष पहले इसी लाइन पर अपनी रिसर्च की शुरुआत की और आज पूरे दावे के साथ किसी भी प्राणी की संवेदनाओं का 100% विश्लेषण कर सकता हूं। ओह हां, इधर देखो। डॉक्टर इसहाक इंस्पेक्टर राजीव का हाथ पकड़कर मशीन के पास ले गया। मेरी ये मशीन किसी भी प्राणी की स्मृति पढ़कर उसका विश्लेषण कर सकती है। इस समय इसने इस नागिन के दिमाग को पढ़ा है। ये देखो। डॉक्टर ने मशीन ऑन की और एक तरफ मौजूद स्क्रीन रोशन हो गई। स्क्रीन के साइड में एक ग्राफ भी दिख रहा था, जिस पर आड़ी तिरछी रेखाएं बनने लगी थीं। स्क्रीन पर कुछ दृश्य भी आ रहे थे, धुंधले और अस्पष्ट। डॉक्टर इसहाक एक नायब को घुमाने लगा और दृश्य बदलने लगा। फिर स्क्रीन पर शुक्ला का चेहरा दिखाई पड़ा, भय से बिगड़ा हुआ। यह उस समय का दृश्य है जब नागिन शुक्ला पर हमला करने वाली थी। साइड में बना ग्राफ देखो, रेखाएं बहुत ऊपर चली गई हैं। इसका मतलब नागिन उस समय अत्यधिक उत्तेजित थी। डॉक्टर इसहाक बोल रहा था। स्क्रीन पर दृश्य बदलते रहे, कभी सुखराम की हत्या, कभी बलवंत पर हमला, और फिर एक सीन ऐसा आया जिसने इंस्पेक्टर राजीव को झकझोर कर रख दिया। यह था तीनों के द्वारा एक अबोध लड़की को बेरहमी के साथ कत्ल। उसी समय उसकी दृष्टि ग्राफ पर भी गई, जहां बनने वाली रेखाएं अपनी सीमा तोड़कर बहुत ऊंचाई तक जा रही थीं। जब वह तीनों उस लड़की के साथ वहशियाना सुलूक कर रहे थे तो नागिन वहीं मौजूद सब कुछ देख रही थी और पूरी घटना ने उसके दिमाग पर गहरा असर डाला। डॉक्टर इसहाक बता रहा था, अत्यधिक क्रोध ने उसके अंदर बदले की भावना पैदा कर दी और एक एक करके उसने तीनों को मार डाला। मैं सोच भी नहीं सकता था। इंस्पेक्टर राजीव बड़बड़ाया, लेकिन दिल से मैं इस नागिन के कार्य का समर्थन करता हूं। वह तो करना ही पड़ेगा। वैसे भी हमारे कानून में किसी की हत्या के लिए जानवर को सजा देने का कोई प्रावधान नहीं है। तो फिर अब हमें क्या करना चाहिए? मैंने इस नागिन की स्मृति पूरी तरह पढ़ डाली है।
अब इसकी बदले की आग शांत हो चुकी है, लिहाजा इसे खामोशी के साथ जंगल में छोड़ देते हैं। ठीक है। इंस्पेक्टर राजीव ने एक गहरी सांस ली। शीशे के जार में बंद नागिन अब धीरे धीरे होश में आ रही थी।